नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हेमेटोलॉजी के एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपका टॉपिक रहने वाला है स्पेसमेन कलेक्शन एंड एंटीकोगुलेंट्स एंड टीएलसी एंड डीएलसी। ये आपका पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल से देख सकते हैं। और चैनल पर एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज। वहाँ पर आपके लैब टेक्नीशियन से सभी एमसीक्यूएस क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं। सभी वीडियो इसमें इकट्ठी हैं, डली हुई हैं और आप उनको देख सकते हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम अभी ग्रुप 5 का जो जून में होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं हमने यहाँ पर किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई द सोडियम साइट्रेट इज नॉट सुटेबल फॉर सीबीसी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम साइट्रेट जो एंटीकोगुलेंट है वो सीबीसी के लिए क्यों सुटेबल नहीं है। यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं। ड्यू टू क्लॉटिंग इफेक्ट के कारण, ड्यू टू डायलूशनल इफेक्ट, इट इज कॉस्टली, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, जो सोडियम साइट्रेट है उसका सीबीसी के लिए इसलिए सुटेबल नहीं क्योंकि ड्यू टू डायलूशनल इफेक्ट। ठीक है, फॉर सीबीसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इज द सुटेबल रेशियो ऑफ 3.8% सोडियम साइट्रेट एंड ब्लड फॉर ईएसआर। यहाँ पर सुटेबल रेशियो पूछा गया है 3.8% सोडियम साइट्रेट एंड ब्लड का फॉर ईएसआर टेस्ट के लिए कितना होता है दोस्तों, 1:4। अच्छा क्वेश्चन है ये और पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ACD, CPD and CPDA are the anticoagulated used in। पूछा गया है जो ACD, CPD और CPDA आर द एंटीकोगुलेंट हैं, यूज्ड कहाँ किए जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये सभी एंटीकोगुलेंट आपके ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सभी ब्लड बैंक के एंटीकोगुलेंट हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इफ द ल्यूकोसाइट काउंट इज मोर देन नॉर्मल दिस कंडीशन इज नाउन इज। बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन जानना जरूरी है। यदि आपका ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रोटोजोल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन द टीएलसी काउंट इज। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है इन केस ऑफ, यदि आपके केस में प्रोटोजोल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में टीएलसी काउंट क्या होता है। बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर और इसका सही आंसर है इंक्रीज। ठीक है, यदि पैरासिटिक एंड प्रोटोजोल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के दौरान जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है डब्ल्यूबीसी का वो इंक्रीज होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आपको जो डीएलसी काउंट है उसके जो आपके सेल्स हैं, डिफरेंशियल सेल्स, 5 जो ग्रेनुलो एंड ग्रेनुलो, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल एंड बेसोफिल, उनके डिक्रीज एवं इंक्रीज होने के क्या कॉजेस हैं, क्या कारण हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि किस कंडीशन में कौन सी सेल्स डिक्रीज होती है, कौन सी सेल्स इंक्रीज होती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर द ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होता है। हाई टेम्परेचर, एज फैक्टर एंड एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, ये सभी फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आपके ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और जो प्रेगनेंसी का जो कंडीशन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बार प्रेगनेंसी में भी अकेले पूछ सकते हैं तो इसमें डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइटोपिनिया इज नाउन एज। तो ल्यूकोसाइटोपिनिया जो कंडीशन है, टर्म है, वो किस आधार पर है? इंक्रीज ऑफ टीएलसी, यदि टीएलसी बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है टीएलसी, इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का इंक्रीज होना, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखो ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज ऑफ टीएलसी काउंट, ठीक है, टीएलसी काउंट का डिक्रीज हो जाना कहलाता है ल्यूकोसाइटोपिनिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं। और आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ टाइफाइड द ल्यूकोसाइट काउंट। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि टाइफाइड के डिसीज के दौरान, टाइफाइड कंडीशन के दौरान ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ना इंक्रीज होता है, ना डिक्रीज होता है, और नन ऑफ दीज। दोस्तों टाइफाइड के कंडीशन के दौरान जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टाइफाइड में डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट एट बर्थ। दोस्तों आपको जो डीएलसी एंड टीएलसी की सभी की नॉर्मल रेंज याद करना है, निट्रो, स्नो, मोनो, लिम्फो, बेसो, ठीक है। और यहाँ पर देखना है कि एट बर्थ के समय नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए ऑफ ल्यूकोसाइट का। तो जो बर्थ के समय, जन्म के समय जो फीटस का जो डब्ल्यूबीसी रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, कितना होता है? 10,000 से लेके 25,000 सेल्स पर माइक्रो लीटर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और वैसे 4,000 से 11,000 या फिर 10,000 भी हो सकता है, ठीक। तो ये है आपका बर्थ के समय 10,000 से लेके 25,000 सेल्स पर माइक्रो लीटर नॉर्मल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लाइट डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर डब्ल्यूबीसीज काउंटिंग बाय चैम्बर मेथड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर डब्ल्यूबीसी काउंटिंग बाय चैम्बर मेथड। तो चैम्बर मेथड में कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है? टर्क्स फ्लूइड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, टर्क्स फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं। न्यूबार काउंटिंग चैम्बर इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ। जो हम न्यूबार काउंटिंग चैम्बर का यूज करते हैं उसमें हम और क्या काउंट कर सकते हैं? ब्लड सेल्स काउंट कर सकते हैं, स्पर्म कर सकते हैं, दोनों, या फिर फूड टी सेल काउंटिंग। दोस्तों न्यूबार चैम्बर में हम ब्लड सेल्स भी काउंट करते हैं और स्पर्म भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूबार काउंटिंग चैम्बर हैज, ऑप्शन है आपके, स्पेस है, लार्ज स्क्वायर एंड टोटल एरिया इज, फिर स्पेस है। अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। तो न्यूबार काउंटिंग चैम्बर हैज कितने लार्ज स्क्वायर होते हैं एंड टोटल एरिया इज कितने स्क्वायर का होता है, ठीक है। दोस्तों टोटल न्यूबार काउंटिंग चैम्बर हैज 9 लार्ज स्क्वायर होते हैं, ठीक है, 9 लार्ज स्क्वायर एंड टोटल एरिया इज 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ न्यूबॉर चैम्बर। न्यूबॉर चैम्बर का डेप्थ कितना होता है? ऑप्शन है आपके 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 mm, 0.1 सेंटीमीटर, या फिर 1.0 mm। दोस्तों जो आपका न्यूबार चैम्बर है उसका डेप्थ होता है 0.1 mm, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन है, सेंट्रल स्क्वायर ऑफ न्यूबार चैम्बर कंटेंस
कितने स्क्वायर्स एंड ईच स्क्वायर हैव स्पेस स्मॉल स्क्वायर पूछा गया है। जो आपका सेंट्रल स्क्वायर ऑफ न्यूआर चैम्बर कंटेंस कितने स्क्वायर होते हैं इसमें 25 ठीक है। सेंट्रल स्क्वायर ऑफ न्यूआर चैम्बर कंटेंस 25 स्क्वायर्स एंड ईच स्क्वायर हैव डिवाइडेड 16 स्मॉल स्क्वायर ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। WBC पिपेट कंटेंस ए कलर बीड। अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया है WBC जो पिपेट होता है इसमें कौन से कलर का बीड प्रेजेंट रहता है। तो WBC पिपेट में वाइट कलर का होता है और RBC पिपेट में आपके रेड कलर का होता है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो WBC पिपेट में जो कलर बीड होता है वो होता है वाइट कलर का ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। टर्क्स फ्लूड ट्रक्स फ्लूड इज कंटेनिंग। अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया है जो ट्रक्स फ्लूड है जिसमें हम WBC काउंटिंग के लिए यूज करते हैं तो ट्रक्स फ्लूड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेनेटियन वायलेट, डिस्टिल वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें दोस्तों ट्रक्स फ्लूड में आपके ये सभी प्रेजेंट रहते हैं, डिस्टिल वाटर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड जेनेटियन वायलेट, ऑल ऑफ द अबव ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछा गया है इन न्यूबॉर चैम्बर WBCs आर काउंटेड इन 4 कॉर्नर स्क्वायर या फिर सेंटर स्क्वायर या फिर सेंटर स्मॉलेस्ट 16 स्क्वायर या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों न्यूबॉर चैम्बर में जो WBC हम काउंट करते हैं वो करते हैं 4 जो कॉर्नर के स्क्वायर होते हैं 4 कॉर्नर स्क्वायर में ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है ये भी। इन WBC पिपेट द 0.5 मार्क इज इक्वल टू गया है WBC पिपेट में जो 0.5 का मार्क होता है वो किसके बराबर होता है 10 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के, 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, 0.5 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड या फिर 0.5 ml ऑफ ब्लड। अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो 0.5 का जो मार्क है वो होता है आपका 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन ट्रक्स फ्लूइड। ट्रक्स फ्लूइड में जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है तो उसका क्या फंक्शन रहता है। आपके ऑप्शन है लाइसिस ऑफ WBC, लाइसिस ऑफ प्लेटलेट्स, लाइसिस ऑफ RBC एंड प्रिजर्व द रेड सेल्स। दोस्तों जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसका जो फंक्शन है वो है लाइसिस ऑफ RBC। ये RBC को रेड ब्लड सेल को लाइस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और तभी तो आपको उसमें WBC शो होगी ठीक है। तो लाइसिस ऑफ RBC ये आपके ग्लेशियल एसिटिक एसिड का काम होता है ठीक। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों जेनेटियन वायलेट इज द एसिडिक डाई है, बेसिक डाई, न्यूट्रल डाई है या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है ये। जो आपका जेनेटिन वायलेट है वो कौन से नेचर का होता है ठीक है। तो दोस्तों जो आपका जेनेटिन वायलेट है वो है आपका बेसिक डाई ठीक है। बेसिक डाई होते हैं जो आपके एसिडिक कंपाउंड को स्टैंड करते हैं ठीक है। तो जेनेटिन वायलेट इज द बेसिक डाई है। आगे बढ़ चलते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए ब्लड फिल्म स्मेयर। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड फिल्म स्मेयर के कितने पार्ट होते हैं 1 2 3 या फिर 4। दोस्तों आपके जो स्मेयर होती है उसके होते हैं 3 पार्ट ठीक है। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए ब्लड फिल्म 3 पार्ट्स होते हैं ठीक। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाए कौन कौन से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड फिल्म स्मेयर।
क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ब्लड स्मेयर का पार्ट नहीं है। आपके ऑप्शन है हेड, नेक, बॉडी, टेल। तो नेक इसका ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। ब्लड फिल्म स्मेयर का 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन कैंसर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ WBC इज नाउन एज। पूछा गया है कैंसर में WBC का बढ़ जाना क्या कहलाता है। ल्यूकोसाइटोसिस, कैंसर, ल्यूकेमिया या फिर ल्यूकेमिक रिएक्शन। दोस्तों, जब कैंसर में यहाँ पर बोले जब WBC की संख्या इंक्रीज लेवल हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकेमिया, मतलब इज ए ब्लड कैंसर। ठीक, नॉट ल्यूकोसाइटोसिस। तो इन कैंसर इंक्रीज लेवल ऑफ WBC इज नाउन एज ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल इज नॉर्मली कंप्राइज्ड ऑफ। यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रोफिल की नॉर्मल परसेंटेज, नॉर्मल काउंट पूछा गया है, कितना होता है। 40 से 75, 20 से 45%, 30 से 55, 2 से 6%। आप सभी को सभी सेल्स की नॉर्मल काउंट याद रखना है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो न्यूट्रोफिल इज नॉर्मली कंप्राइज्ड ऑफ 40 से 75%, 40 to 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड स्मेयर इज इमिडिएटली फिक्स्ड इन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ब्लड स्मेयर को हम किस में फिक्स करते हैं। ब्लड स्मेयर इज इमिडिएटली फिक्स्ड इन एसीटोन, 0.1, NaCl, मेथनॉल, एसिटिक एसिड। दोस्तों ब्लड स्मेयर को हम मेथनॉल में फिक्स्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। लीसमैन स्टेन, राइट स्टेन एंड जिम्सा स्टेन्स आर द विच स्टेन। तो क्या लीसमैन स्टेन, राइट स्टेन, जिम्सा स्टेन हैं आपके पॉलीक्रोमेटिक स्टेन है, मोनोक्रोमेटिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। अच्छा क्वेश्चन है ये। दोस्तों जो आपके पॉलीक्रोमेटिक स्टेन है वो आपके ये सभी हैं, लीसमैन, राइट एंड जिम्सा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि ये सभी स्टेन आपकी पॉलीक्रोमेटिक स्टेन कहलाती हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि पॉलीक्रोमेटिक स्टेन क्या होते हैं, तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर समझेंगे आप पॉलीक्रोमेटिक स्टेन्स मतलब पॉलीक्रोमेटिक स्टेन मीन्स हैविंग ओनली बेसिक डाई, हैविंग ओनली एसिडिक डाई, हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, ओनली न्यूट्रल डाई। दोस्तों एक ऐसा स्टेन जिसमें एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाइज होती हैं, दोनों कलर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक स्टेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हैविंग बोथ एंड एसिडिक एंड बेसिक डाई। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर स्टैंड बाई। बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर स्टैंड बाई। दोस्तों जो यहाँ पर अपोजिट होता है स्टैंडिंग में यदि आपका बेसिक कंपोनेंट है तो वो आपका एसिडिक डाई से रिएक्ट करेगा, यदि आपका एसिडिक कंपोनेंट है तो वो आपके बेसिडिक डाई से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपका बेसिक कंपोनेंट्स है सेल का तो वह किससे स्टैंड होगा, वो होगा आपके एसिडिक डाई से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपोजिट होता है, ठीक है। यदि आप पूछते तो एसिडिक कंपोनेंट, ठीक है, तो वो आपका बेसिक डाई से रिएक्ट होगा, ठीक। तो उसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूछा गया है न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स आर स्टैंड बाई। तो न्यूक्लियस किस, जो सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो किसके द्वारा स्टैंड होता है, कौन सी डाई के द्वारा, एसिडिक डाई के द्वारा,
बेसिक डाई के द्वारा, न्यूट्रल डाई या फिर ए एंड बी। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि जो न्यूक्लियस है सेल्स का वो होता है आपका एसिडिक नेचर का। ठीक है, आपका न्यूक्लियस एसिडिक नेचर का होता है तो वो बेसिक डाई से स्टैंड होगा। ठीक है, बेसिक डाई से रिएक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है डूरिंग द स्मेयर प्रिपरेशन द स्प्रेडर एंगल शुड बी। जब हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं तो स्प्रेडर का एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75, 90 डिग्री। तो दोस्तों उसका स्प्रेडर का जो एंगल है वो होता है 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, व्हाट इज द सुटेबल थिकनेस ऑफ ब्लड स्मेयर। जब आप ब्लड स्मेयर बनाते हैं तो उसका जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए? सुटेबल थिकनेस क्या होती है? ऑप्शन है आपके, सिंगल सेल थिकनेस होनी चाहिए, डबल सेल थिकनेस 1 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए, या फिर 100 माइक्रोमीटर की आपकी स्मेयर होनी चाहिए। दोस्तों तो आपकी जो थिकनेस है ब्लड स्मेयर की वो होनी चाहिए सिंगल सेल थिकनेस, मतलब आपकी एक एक सेल्स अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और डबल सेल थिकनेस मतलब एक के ऊपर डबल सेल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसका सही आंसर है सिंगल सेल थिकनेस, सुटेबल थिकनेस ऑफ ब्लड स्मेयर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, लीसमैन स्टैन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडिंग, यहाँ पर आपका स्पेस है, ग्राम ऑफ लीसमैन स्टैनिंग पाउडर इन ml ऑफ मेथेनॉल। पूछा गया है जब आप लीसमैन स्टैन बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो कितने ग्राम पाउडर होना चाहिए आपका लीसमैन स्टैन का? ठीक है, और जो मेथेनॉल है वो कितना होना चाहिए? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जब लीसमैन स्टैनिंग इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडिंग, कितना ग्राम लीसमैन पाउडर होना चाहिए? 0.15 ग्राम आपका होना चाहिए लीसमैन पाउडर। ठीक है, और 100 ml आपका होना चाहिए मेथेनॉल। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, 0.15 ग्राम आपका लीसमैन पाउडर और 100 ml आपका मेथेनॉल। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके स्टैंडिंग प्रिपरेशन के, ये स्टैंडिंग जब बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और उसमें जो हम डिजॉल्व सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है और क्या होता है। ठीक है, तो लीसमैन स्टैंडिंग में आपका मेथेनॉल में डिजॉल्व करते हैं। ठीक, और कितना? 100 ml में 0.15 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। 0.3 ग्राम ऑफ जिम्सा स्टैनिंग पाउडर इज डिजॉल्व्ड इन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है जब हम जिम्सा स्टैंड प्रिपेयर करते हैं तो 0.3 ग्राम जिम्सा पाउडर को हम किस में डिजॉल्व करते हैं? ठीक है, 100 ml ऑफ मैथेनॉल में, 100 ml एसीटोन में, 100 ml डिस्टल वाटर में, या फिर 100 ml ऑफ ग्लिसरॉल में। ठीक दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिम्सा स्टेन जब हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम ग्लिसरॉल ऐड होता है। ठीक है, तो 0.3 ग्राम ऑफ जिम्सा पाउडर डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक और शानदार क्वेश्चन है, इन लीसमैन स्टैन द स्मेयर इज डाइल्यूटेड आफ्टर 2 मिनट विथ अमाउंट ऑफ बफर सॉल्यूशन। पूछा गया है जब आप लीसमैन स्टैन करते हैं तो स्मेयर को जब हम डाइल्यूट करते हैं आफ्टर 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो समझना है कि 2 मिनट के बाद हमें डाइल्यूट करना रहता है, किससे? बफर सॉल्यूशन से। ठीक है, पहले आपने लीसमैन स्टैन डाला, उसके बाद 2 मिनट बाद आपको बफर सॉल्यूशन ऐड करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस अमाउंट में आपको बफर सॉल्यूशन ऐड करना है, इक्वल अमाउंट में, डबल अमाउंट में, ट्रिपल अमाउंट, या फिर 4 टाइम ऐड करना है। दोस्तों तो आपका जो बफर सॉल्यूशन है वो आपको डबल अमाउंट में ऐड करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
डबल अमाउंट का मतलब है दोस्तों कि पहले आपने स्टैंड डाला, लीसमैन स्टैंड, और उस लीसमैन स्टैंड के डबल अमाउंट में आपको बफर सॉल्यूशन ऐड करना है 2 मिनट के बाद। ठीक है, लीसमैन स्टैंड के डालने के 2 मिनट बाद आपको डबल अमाउंट में बफर सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ लीसमैन स्टैंड आर सेंसिटिव टू चेंज इन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ लीसमैन स्टैंड आर सेंसिटिव टू चेंज इन। यदि जो आपका लीसमैन स्टैंड है, लीसमैन स्टैंड के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके सेंसिटिव हो जाते हैं कब? जब आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, पीएच, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स बोथ ए एंड बी, यदि आपके लीसमैन स्टैंड का पीएच लेवल इंक्रीज एवं डिक्रीज हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वह काफ़ी मुश्किल हो सकता है आपके स्मेयर के लिए। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ लीसमैन स्टैंड आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। ठीक है, यदि आपका लीसमैन स्टैंड का पीएच चेंज हो जाता है तो वह वेरी सेंसिटिव है आपके सेल्स के लिए। ठीक, तो आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन। एजरोफिलिक ग्रैन्युल्स आर प्रेजेंट इन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एजरोफिलिक ग्रैन्युल्स आर प्रेजेंट इन। तो एजरोफिलिक ग्रैन्युल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी पूछा गया है, मोनोसाइट में। ठीक, कहाँ प्रेजेंट होते हैं एजरोफिलिक ग्रैन्युल्स? आर प्रेजेंट इन मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द न्यूट्रोफिल which have single lobe nucleus which is typically U-shaped and known as। क्या है, जब न्यूट्रोफिल्स में सिंगल लोब न्यूक्लियस हो एंड उसका जो आकार यू शेप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेप सेल्स, सेनाइल सेल्स, स्कैप सेल्स, या फिर बोथ ए एंड सी। अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं स्टेप सेल्स एंड स्कैप्स सेल्स। ठीक है, द न्यूट्रोफिल विच हैव सिंगल लोब न्यूक्लियस हो। ठीक है, ऐसा न्यूट्रोफिल जिसमें सिंगल लोब न्यूक्लियस हो। ठीक है, और विच इज टाइपिकली यू शेप्ड, और वह यू शेप में हो, उसे हम कहते हैं स्टेप सेल्स एंड स्कैप सेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लोब्स इन न्यूट्रोफिल। पूछा गया है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर लोब्स कितने होते हैं न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर 2 to 6 लोब होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर लोब्स होते हैं? 2 to 6, 2 से 6। आगे बढ़ते हैं। सबसे शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि बर बॉडीज आर फाउंड इन। बर बॉडीज कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है स्नोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, या फिर बेसोफिल। अच्छा क्वेश्चन है ये, बर बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो आपकी बर बॉडीज है दोस्तों, वो प्रेजेंट कहाँ होती है? आप कमेंट जरूर दें एक बार अपने। बर बॉडीज आर फाउंड इन, आपके ऑप्शन है स्नोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, या फिर बेसोफिल। दोस्तों जो आपकी बर बॉडीज आर फाउंड इन न्यूट्रोफिल्स। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, और पूछे भी जा सकते हैं क्वेश्चन, बार बॉडीज आर फाउंड इन न्यूट्रोफिल, स्पेशली आप इस क्वेश्चन को याद रखें। और अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट हैव लॉन्ग लाइफ स्पान। पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोसाइट हैव लॉन्ग लाइफ स्पान, जिसकी लाइफ स्पान डेज सबसे ज़्यादा होती है? कौन सा लिम्फोसाइट है आपका? लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। दोस्तों टी लिम्फोसाइट का सबसे ज़्यादा
लॉन्ग लाइफ स्पान डिजीज होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टी लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया HLA टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द डोनर एंड पेशेंट कंपेटिबिलिटी फॉर। पूछा गया है HLA टेस्ट हम क्यों करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों HLA टेस्ट के लिए हमें ये तीनों में ज़रूरत पड़ती है। जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी कर सकते हैं, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा होता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है और बॉडीज AUER और बॉडीज आर कॉमनली सीन इन। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि AUER आपकी जो बॉडीज है वो कहाँ सीन होती हैं? और बॉडीज आर कॉमनली सीन इन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में, AML में। ठीक है, AUER AML। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखें, A4 एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक, तो दोस्तों ये आपके स्पेसिमेन कलेक्शन TLC एंड DLC से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये हमने आपके 2 पार्ट में कवर किए हैं। और आप पार्ट फर्स्ट भी देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। ठीक, और अगला टॉपिक आपका सीमेन एनालिसिस से रहने वाला है, वहाँ से भी आपके एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहें, मेहनत कीजिए, और मेहनत करने से असफलता ज़रूर मिलेगी आपको। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।